हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो उसी के तहत आपका सिलेबस बिल्कुल नया आया है। तो उस नए सिलेबस को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आपका पहला चैप्टर है 8th क्लास का सोशल साइंस का पहला चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेज। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और डिटेल से जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेचर हमें प्रोवाइड करते हैं या फिर नेचर के द्वारा हमें दिए गए रिसोर्सेज, हिंदी में बोले तो प्रकृति के द्वारा दिए गए हमें संसाधन, जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। इनके अंदर हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं, उनको ये चले देखते हैं। नेचर इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। मतलब नेचर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, तो उन सभी को इंक्लूड करता है। तो जैसे कि एयर, वाटर, सोइल, प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स, ये सभी चीज़ें आएंगी नेचुरल रिसोर्सेज में। दैट फॉर्म्स आवर एनवायरनमेंट एंड आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जो कि मतलब नेचर के द्वारा बनाए गए, ना कि मानव के द्वारा। तो यही आपकी बुक में है। जैसे नेक्स्ट सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यही बुक का फर्स्ट पेज था और वो चैप्टर स्टार्ट था, उसमें नेचर के बारे में बताया गया था। अब आते हैं व्हेन डज नेचर बिकम्स ए रिसोर्स, कि नेचर एक रिसोर्स के रूप में कैसे आया। मतलब कैसे हम नेचर के प्राकृतिक संसाधनों को रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो नेचर के तौर पर जैसे यहाँ पर पेड़ दिखाया गया और पेड़ से एक रिसोर्स, मतलब रिसोर्स के तौर पर यहाँ फर्नीचर बनाया गया है। तो ऐसे ही करके हम नेचर का इस्तेमाल करके मतलब अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन रिसोर्स मतलब उनका ट्रांसफॉर्म करते हैं एक रिसोर्स के तौर पर। तो चलिए देखते हैं। ए ट्री इन ए फॉरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। ट्री ये नेचर का पार्ट है। जैसे मैंने पहले ही पेज में बताया था कि यहाँ पर लिखा हुआ था प्लांट्स, जो कि एक नेचर का पार्ट है। ट्री इन ए फॉरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ नेचर। व्हेन यूज्ड टू मेक फर्नीचर इट बिकम्स ए रिसोर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्री का यूज़ करके हमने एक फर्नीचर बनाया जो कि एक रिसोर्स कहलाया। तो यूजफुलनेस इज द की फैक्टर दैट टर्न नेचर इनटू ए रिसोर्स। मतलब यूजफुलनेस, अगर वो हमारे किसी भी मतलब काम का नहीं है या फिर हम उसका कोई भी लाभ उठा ही नहीं पा रहे, तो उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। उसको रिसोर्स बोलने का रीज़न है कि वो एक तो प्रकृति के द्वारा या फिर नेचर के द्वारा हमें मिला है और हम उसका इस्तेमाल कर सक रहे हैं, तो इस वजह से उसको रिसोर्स बोलते हैं। बिकॉज क्योंकि वह मतलब वो यूजफुलनेस के कारण उसके। फॉर एनी एलिमेंट टू बी ए रिसोर्स, मतलब किसी भी एलिमेंट का हम रिसोर्स, मतलब किसी भी एलिमेंट को हम रिसोर्स क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न हो सकता है इट मस्ट बी ए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको एक्सेस कर पाए, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको बना पाए, तो तभी उसको रिसोर्स कहेंगे। अदरवाइज वो रिसोर्स है ही नहीं। अगर वो हमारे काम का नहीं है, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर भी रहे हैं तो उसको अपने मतलब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब हमें उसका लाभ मिलना चाहिए, मतलब जितना हम उस पर स्पेंड कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें मतलब प्रॉफिट मिलना चाहिए उसको उससे। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब सांस्कृतिक या सामाजिक तौर पर उसको एक्सेप्ट किया जाए, मतलब उससे फ़ायदा उठाया जा सके। तो इन तीनों चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे एक रिसोर्स कहने के लिए। आइए नेक्स्ट आते हैं। तो इसमें आगे चल के आपको कैटेगरी बताई गई होगी, कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें 3 चीज़ें बताई होगी आपको। रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्स फॉर मटेरियल्स एंड रिसोर्स फॉर एनर्जी। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं आपको ऐसे बता भी सकता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एसेंशियल फॉर लाइफ मतलब प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों आवश्यक है, मतलब ये लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं हमारी। जैसे एयर, बिना हवा के हम जी नहीं सकते, और पानी, वाटर और फूड, ये तीनों चीज़ें तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। ह्यूमन डिपेंड एंटायरली ऑन द नेचर फॉर सर्वाइवल। हमारे जीवन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और फिर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, वुड, मेटल्स एंड मिनरल्स, मतलब लकड़ी, मतलब लोहा और मिनरल्स,
ये सभी चीज़ें ना, हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने लिए रिसोर्स बनाते हैं। मतलब ये रिसोर्स बनाने के लिए हमें इन सभी मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है, इन सभी मटेरियल्स की आवश्यकता, जो कि जैसे हमने अभी पीछे बताया था, फर्नीचर बनाने के लिए एक पेड़ का इस्तेमाल किया था, बिल्डिंग बनाने में जैसे सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा टूल्स बनाने के लिए अलग अलग तरीके के मेटल्स या फिर और भी तरीके के खनिजों का इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये सभी रिसोर्स मतलब रिसोर्स फॉर मटेरियल्स, मतलब ये सभी रिसोर्स हमारे लिए इसीलिए ही आवश्यक है क्योंकि इनका इस्तेमाल हम लाइफ के अलग अलग पार्ट में करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं रिसोर्स फॉर एनर्जी। इन्हीं रिसोर्स से हमें मतलब अपने काम को करने के लिए एनर्जी भी लेते हैं। एनर्जी से मतलब जो हम चल फिर रहे हैं वो एनर्जी नहीं, मतलब मशीनों को चलाना, हम चल रहे हैं वो भी एक एनर्जी का पार्ट है। हम खाना खाते हैं, फूड मिलता है, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर। कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम जो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, और सोलर विंड मतलब हवा, और हाइड्रो पावर मतलब नदियों में टरबाइन लगाकर जो हाइड्रो पावर वो बनाई जाती है, उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो रिसोर्सेज फॉर एनर्जी मतलब रिसोर्स से हम एनर्जी भी ले सकते हैं, रिसोर्स से हम मटेरियल्स भी लेते हैं, एंड रिसोर्स हमारी लाइफ के लिए आवश्यक है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 3 पार्ट्स में हमने इसको क्लासिफाई किया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आ जाते हैं रिन्यूएबल, जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, और फिर आते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, मतलब दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो ये सभी चीज़ें भी हम इसमें पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल, रीन्यू मतलब दोबारा न्यू होना, नवीकरणीय में नवीन का मतलब होता है दोबारा, न्यू नया बनना, और नवीकरणीय मतलब है रिन्यूएबल, जिनको दोबारा बनाया जा सके, तो उसको इन्हें बोलते हैं नवीकरणीय। और फिर उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल, गैर नवीकरणीय। गैर का मतलब है तो क्या होता है नॉन, तो रिन्यूएबल को बोलते हैं नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल को बोलते हैं गैर नवीकरणीय। संसाधन तो आपको पता ही है, रिसोर्सेज बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं रिसोर्सेज, एक तो नवीकरणीय होते हैं और नॉन गैर नवीकरणीय, मतलब एक जिनको नया दोबारा बनाया जा सकता है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनका रीयूज किया जा सकता है। हाँ, ये होता है कि मतलब कुछ टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद ही हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने जैसे पेड़ भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, लेकिन हाँ उनको बनने में थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा टाइम लगता है। एक छोटे अगर एक पेड़ को काट कर आप इस्तेमाल कर लोगे, उसका फर्नीचर बना लोगे उससे, तो अगेन दोबारा पेड़ उगने में 10-15 साल तो लगेंगे। है तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको बनने में, लेकिन फिर भी मतलब कुछ लिमिट होती है, कुछ समय लगता है, तब तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, मतलब बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सभी चीज़ों का उदाहरण आप ले सकते हो। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये होते हैं। एंड हाउ नेचर रिस्टोर, रीजनरेट एंड सस्टेन्स लाइफ। रिस्टोर होता है कि दोबारा रिस्टोर होना, जो कि हम ह्यूमंस के इंटरफेयर से होता है मेनली। मैं आपको इनकी डेफिनेशन आगे भी जाके अच्छे से बताऊंगा। और रीजनरेट जो कि नेचर खुद ब खुद करता है, रीजनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, हम जैसे कि किसी भी जंगल में आग लग गई है, नेचर की वजह से आग लग गई है, ज़्यादा गर्मी की वजह से, XYZ जो भी रीज़न हो सकते हैं, उसमें आग लगने की वजह से हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जाकर पेड़ लगा दिए। तो हमने जंगल को क्या किया, रिस्टोर किया, जिसमें हम खुद ह्यूमन से जाकर पेड़ लगा रहे हैं, मानव पेड़ लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिस्टोर। और रीजनरेट में जहाँ पर आग लगने के बाद खुद ब खुद वहाँ पर पेड़ पौधे उगाए, तो वहाँ पर नेचर ने खुद को रीजनरेट किया है। तो जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेयर होता है, मानव का इंटरफेयर होता है, उसको रिस्टोर, और जहाँ नेचर खुद ब खुद करता है वो होता है रीजनरेट। उसके बाद आता है सस्टेन लाइफ मतलब लगातार वैसे ही लाइफ बनाए रखना, बेहतर लाइफ हो। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन ह्यूमन एक्शंस डिस्टर्ब दिस साइकिल, मतलब ये साइकिल है कि नेचर खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेता है, तो इस साइकिल को हम मानव डिस्टर्ब करते हैं, मतलब अपने इंटरफेयर से इसमें बाधा डालते हैं। आगे चल के हम बताएंगे कि कैसे हम मानव नेचर को हार्म पहुंचाते हैं या फिर इसके साइकिल को नुकसान पहुंचाते हैं। नेचर्स रिस्टोरेटिव प्रिंसिपल, प्रकृति का पुनर्स्थापन सिद्धांत। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, रिस्टोर जिसमें
मतलब खुद ब खुद हील नहीं करता, ह्यूमन के इंटरफेयर के थ्रू इसको हील किया जाता है। रिस्टोरेशन रीजनरेशन में करते हैं नेचर खुद ब खुद इसको। रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट आफ्टर डैमेज, मतलब हमने उसको डैमेज कर दिया, जैसे नदियों को हमने पोल्यूटेड कर दिया है, उसको हम साफ कर रहे हैं, पेड़ों को हमने काट दिया, उनको दोबारा लगा रहे हैं। ए कट हील्स, ए फॉरेस्ट कवर्स आफ्टर वाइल्ड फायर, मतलब जैसे पेड़ काट दिया उनको दोबारा लगाना, या फिर जंगलों में आग लग गई उसके बाद हम वृक्षारोपण दोबारा कर रहे हैं। ये करते हैं ह्यूमन मेनली, ठीक है, ये करते हैं मानव, ह्यूमन, ठीक है। और ये करते हैं नेचर खुद ब खुद करते हैं इसमें, नेचर इटसेल्फ, ठीक है। रीजनरेशन में नेचर खुद ब खुद करता है बियॉन्ड रिस्टोरेशन, मतलब रिस्टोरेशन अगर मानव काफ़ी बार नहीं करता, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर नेचर खुद ब खुद चीज़ें रिक्रिएट करता है। क्रिएटिंग न्यू लाइफ एंड कंडीशन फॉर थ्राइविंग, प्लांटिंग नेटिव ट्रीज, रिस्टोर इकोसिस्टम, ब्रिंगिंग बैक बर्ड, स्क्विरल्स एंड अदर क्रिएचर। बहुत ज़्यादा आप लोग देखते होंगे प्रजातियाँ खुद ब खुद लुप्त हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं है सारी प्रजातियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन नेचर खुद ब खुद वो स्पीसीज़ कुछ और नई स्पीसीज़ लेकर आता रहता है हमारे सामने, या फिर बिल्कुल ही नेचर मतलब ख़त्म नहीं होने देता अपने आप को, कुछ ना कुछ चेंजेस लाता रहता है अपने आप को रीजनरेट करता रहता है। जैसे मतलब पेड़ वगैरह जल भी जाते हैं, सभी जंगल नष्ट भी हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वहाँ पर खुद ब खुद झाड़ियाँ या फिर पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। तो नेचर अपने आप को टाइम टू टाइम रीजनरेट करता रहता है। नेचर वर्क्स इन साइकिल विद नो वेस्ट, मतलब नेचर कभी भी वेस्ट नहीं करता, मतलब साइकिल में चलता रहता है। नेचर अपने आप को खुद ब खुद रीजनरेट करता रहता है। रिस्टोर हम खुद करते हैं, रिस्टोर करने में हम हेल्प करते हैं, लेकिन नेचर खुद ब खुद रीजनरेट करता रहता है। ए फॉलन ट्री डिकम्पोज enriches the soil and new life grows, the cycle begin again। उसी तरह मतलब जैसे पेड़ गिरा फिर डिकम्पोज हो गया, उसके बाद दोबारा पेड़ उगना, ये सभी एक साइकिल है जो कि नेचर खुद ब खुद करता रहता है। अब आ जाते हैं व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन है क्या। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको अच्छे से बता दिया है कि नवीकरणीय संसाधन में जैसे कि ये सभी आते हैं, जैसे सनलाइट, मतलब विंड मिल और डैम वगैरह बनाना, जिनको रिन्यू किया जा सकता है इजीली, मतलब जो बार बार दोबारा बन सकते हैं, वो सभी आएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो अब आगे चलते हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एक एक करके हम पढ़ भी लेते हैं। वैसे मैंने आपको अच्छे से ये सभी चीज़ें बता ही दी है, अगेन दोबारा बता देता हूँ। सोलर एनर्जी में जो कि मोस्ट ऑफ द इंडिया हैज़ अबंडेंट सनशाइन एंड नेचुरली रिप्लेसिंग सोर्स, मतलब अब इंडिया भी इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा ना सोलर एनर्जी की तरफ ध्यान दे रहा है इंडिया भी, कि सोलर एनर्जी हमारे पास भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, तो क्यों ना हम उसी एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, जो कि मतलब हमारे नेचर के लिए भी अच्छी है, हम ना कोई पोल्यूशन फैला रही है। तो ये बेस्ट मतलब ऑप्शन है, बेस्ट विकल्प है इंडिया के लिए, तो इंडिया भी इस पर ध्यान दे रहा है। उसके बाद आते हैं विंड एनर्जी, मतलब विंड एनर्जी आप देखते हो कि कंटिन्यूसली अवेलेबल भी है, मतलब चलती रहती है। विंड बेसिकली चलती है मतलब निम्न वायुदाब से, मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब तक। लो प्रेशर, मतलब लो प्रेशर की तरफ मतलब एयर मोलिक्यूल्स बढ़ते हैं हाई प्रेशर से, जहाँ पर मतलब एयर मोलिक्यूल्स कम होंगे, ये लो एयर प्रेशर है, वहाँ से हाई एयर प्रेशर की तरफ से, हाई एयर प्रेशर की तरफ से लो एयर प्रेशर की तरफ मतलब एयर मोलिक्यूल्स मूव करते हैं, जिससे कि विंड बहती है। और विंड तो लगातार बहती रहती है। यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, गर्मी होगी तो फिर यहाँ से वायुदाब कम हो, मतलब हवा का दाब ऊपर उठेगा, मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एयर मोलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब होगा। निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, ये उच्च वायुदाब है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ यहाँ पर मतलब हवा चलती है, एयर मोलिक्यूल्स मूव करते हैं, जिससे कि विंड बहती है। तो कहीं गर्मी है, मतलब अगर अर्थ पे देखोगे जहाँ पर सनलाइट सीधी पड़ रही है वहाँ पर आप जैसे समझ ही सकते हो वहाँ पर गर्मी होगी, तो सर्दी से गर्मी की तरफ हवा बहती है, और जिसकी वजह से लगातार मतलब अर्थ घूमती रहती है सन के चारों तरफ। तो अर्थ के अलग अलग हिस्से पर कभी किसी हिस्से पर गर्मी है, कभी दूसरे हिस्से पर गर्मी है, तो हवा तो मूव करती ही रहेगी। तो उस वजह से विंड भी लगातार बहने वाली चीज़ है, ये कभी रुकेगी नहीं, तो विंड भी लगातार बहती रहेगी। तो इससे हम विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये विंड एनर्जी को भी एक एज ए रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं हम, तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में आएगी, क्योंकि हम इसका लाभ उठा रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे,
जैसे आप सभी देख सकते हो ये मतलब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, हमें मतलब एक्सेस भी कर पा रहे हैं, इसका इकोनॉमिकली फीजेबल है, मतलब इसका लाभ भी उठा पा रहे हैं, और कल्चरली मतलब सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्ट भी करते हैं हर कोई, ये हमारे लिए यूज़फुल भी है, तो हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लोइंग वाटर, पानी का बहना। अब जैसे मैंने डैम में बताया था कि हाइड्रो पावर का यूज़ करके रिन्यूएबल, जैसे रिवर में, और रिवर भी कभी भी ख़त्म होने वाली है नहीं, क्योंकि जैसे आपको साइकिल पता ही होगा कि कैसे पानी ऊपर जाता है, मतलब गर्मी की वजह से या धूप की वजह से सनलाइट से पानी सोखता है, ऊपर जाकर बादल बनता है, और वो वही मतलब पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है, और वही बर्फ़ नदियों के थ्रू नीचे आती है। तो ये साइकिल है, ये साइकिल लगातार चलती रहती है, तो पानी कभी ख़त्म होना नहीं। वहाँ पर अगर आप हाइड्रो पावर का यूज़ करके डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी लगातार बना सकते हो, तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। उसके बाद आता है टाइमर, जैसे कि मैंने बताया था कि फॉरेस्ट भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है कि उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब इकोसिस्टम हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले होता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन भी हमें कौन देता है? इकोसिस्टम। मतलब हमें मतलब प्लांट और फॉरेस्ट मिलकर लगातार ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए जाते हैं हमें, और जिससे कि हम सांस लेते हैं। सोइल फर्टिलिटी, मिट्टी में उपजाऊ क्षमता भी बनाए रखता है, मतलब इकोसिस्टम हमारे लिए, ताकि लगातार हम कृषि कर सके, मतलब फूड जनरेट कर सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मिट्टी में उपजाऊ क्षमता बनी रहे, न्यूट्रिएंट रिच सोइल रहे, ताकि हम एग्रीकल्चर कर सके। तो उसके बाद आते हैं वाटर प्योरिफिकेशन, पानी को भी प्योरीफाई करता रहता है, जैसे कि पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, ऊपर मतलब बारिश के थ्रू, या फिर बर्फ़ बन जाती है पहाड़ों पर, और वो बर्फ़ नदियों के थ्रू भी मतलब फ़िल्टर होकर पानी आता है, मीठा पानी बनकर आता है हमारे पास, तो पानी को भी फ्रेश करते रहता है लगातार, तो ये भी वाटर प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद आ जाते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन में होता है कि पोलन को ना स्टिग्मा के थ्रू एक इंसेक्ट या फिर एनिमल मतलब एक प्लांट से उठाकर दूसरे प्लांट में डाल देता है, जिससे कि ना प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है। आप सभी पोलिनेशन भी पढ़ सकते हो। पोलिनेशन जो कि एक नेचुरल मतलब प्रक्रिया है जो नेचर करवाता है, जिसके थ्रू हमें फूड मिलता है। एक लाइन और मैंने ऐड ऑन की है, यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हो, ए मैच्योर ट्री प्रोड्यूस अबाउट 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर डे। ये आपके बुक में भी है कि एक मैच्योर ट्री जो कि लगभग 275 लीटर ऑक्सीजन पर डे देता है, और उसी तरह ह्यूमन की भी एक इंसान की नीड है 350 लीटर पर डे। फॉर हाईलाइटिंग आवर डीप डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट, मतलब ये दिखाता है कि हमें हमारी डिपेंडेंस कितनी ज़्यादा है, हम कितना ज़्यादा निर्भर है नेचर पर और जंगलों पर। तो ये सभी चीज़ें मतलब सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है नेचर। ओवर यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय मतलब जो दोबारा बन सकते हैं उन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग मतलब लिमिट से ज़्यादा उनका यूज़ करना। तो ये आप की बुक से मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं। डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटाव, और ओवरफिशिंग मतलब मछलियों का ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ना। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो कि ग्रोथ रेट 1 है और हार्वेस्ट 25 है, कि एक पेड़ उग रहा है तो 25 को हम काट रहे हैं, और उसी तरह मछली भी एक मतलब मछली पैदा हो रही है तो 18 को हम पकड़ रहे हैं। और इसी में मछलियों के अंदर अगर हम बात करें तो मछलियों की कुछ उन्हीं प्रजातियों को हम पकड़ रहे हैं जो कि इकोसिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करती है। आगे चल के मैं एक प्रजाति के बारे में पढ़ाऊँगा जिसको पकड़ने से हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा जा रहा है, मतलब हार्म पहुँच रहा है हमें, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब आ जाते हैं, इफ़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज फास्टर देन दे कैन रीजनरेट, मतलब उनके रीजनरेट होने से पहले हम उनका नुकसान कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया जितने रीजनरेट हो रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम उनका दोहन कर रहे हैं। तो डिफोरेस्टेशन भी आ चुका है और ओवरफिशिंग। नेचुरल साइकिल एंश्योर सस्टेनेबिलिटी ओनली व्हेन नॉट डिस्टर्ब्ड। नेचुरल साइकिल का मतलब सस्टेनेबिलिटी या फिर लगातार नेचर हमारे लिए फ़ायदेमंद तब होगा या लगातार अच्छे से बना रहेगा ताकि भावी पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके। नेचुरल रिसोर्सेज का जिनका हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी उनका फ़ायदा उठा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि नेचर की साइकिल को बनाए रखना और हम उसको डिस्टर्ब ना करें, तभी हम मतलब आने वाली पीढ़ी को ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करा सकेंगे या फिर दिखा सकेंगे कि नेचर ऐसा होता है या फिर नेचर से हमें ये चीज़ें रिसोर्सेज मिलते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि उनका अत्यधिक उपयोग ना करें।
जैसे मैंने अभी बताया ओवर फिशिंग के बारे में बताया था कि एक प्रजाति के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये है ट्यूना ओवर फिशिंग। मतलब ट्यूना एक तरीके की प्रजाति है मछलियों की जिसका ना ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा जा रहा है। स्टार्टिंग से भी पकड़ा जा रहा था, लेकिन कुछ ट्रेडिशन फॉलो करते थे कम्युनिटी कि किसी टाइम पीरियड में उसको नहीं पकड़ा जाता था, जब जिस समय पर वो बच्चा देती थी या अंडे देती थी, ताकि उनको अंडे देने दिया जाए, ताकि उनकी संख्या लगातार बरकरार रहे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आती गई, जैसे जैसे उनकी ज़रूरत मतलब डिमांड बढ़ती गई मार्केट में, तो उनका पकड़ना अत्यधिक कर दिया गया। तो ट्रेडिशनल कम्युनिटी रेगुलेट फिशिंग ड्यूरिंग स्पैमविंग सीजन, मतलब सीज़न, मतलब उस सीज़न में जहाँ पर मछलियाँ अंडे देती थी उस सीज़न में भी उनको लगातार पकड़ा जाने लगा। तो जिससे कि कमर्शलाइजेशन लेड टू ओवर फिशिंग, ट्यूना पॉपुलेशन हैव डिक्लाइंड रैपिडली, मतलब ट्यूना स्पीसीज डिक्लाइन होने लगी रैपिडली, डिस्टर्बिंग ओशियन इकोसिस्टम, ओशियन के इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करने लगी। दैट डिपेंड ऑन दैम टू कंट्रोल स्मॉलर फिश एंड सीरम्स। इसका मतलब है कि ये इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, ये छोटी मछलियों को खा लेती थी, जिनकी संख्या या तादाद बढ़ने से पहले हम उनको कंट्रोल कर सके। मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए सीरम, जो कि नीचे समुद्र के नीचे कुछ कीड़े होते हैं, और छोटी मछलियाँ भी समुद्र के नीचे बहुत ज़्यादा मिल गई, जिनको ये ट्यूना मछली खा लेती थी। लेकिन अब इन मतलब ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से इन्हीं को ही ज़्यादा पकड़ा जाने लगा। इस वजह से छोटी मछलियों की और इन सीरम्स की संख्या बढ़ने लगी, जो कि इकोसिस्टम पर भी प्रभाव डालती है। ये सभी चीज़ें इंडस्ट्रियल वेस्ट पर आ जाते हैं। इंडस्ट्री जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करती है वो डायरेक्ट ही नदियों में फेंक दिया जाता है उस वेस्ट को, वो वेस्ट जो कि नदी के पानी को पॉइजनस भी कर देता है, और मतलब डिस्ट्रॉइंग देयर एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ, उसकी एबिलिटी जो लाइफ को सपोर्ट करने की है, उसके अंदर जो भी मछलियाँ पैदा होती है या फिर जो भी मछलियाँ सर्वाइव कर रही होती है, उनके लिए भी नुकसानदेह है ये, और हमारे लिए तो है ही है। द कंडीशन फॉर रिन्यूएबिलिटी, नवीकरणीयता की शर्त, मतलब नेचर हमारे सामने कुछ शर्तें रखता है ताकि चीज़ें रिन्यू हो सके। रिन्यू होने के लिए हमें उनको कुछ टाइम भी देना पड़ता है, नेचर को कुछ टाइम देंगे ताकि वो रीजनरेट कर सके चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि हम पेड़ों को काट दें और उसको ग्रो होने का टाइम ही ना दें, इतने ज़्यादा पेड़ों को हम काट दें कि उनके ग्रो होने से पहले उनसे ज़्यादा जितने वो पेड़ ग्रो कर रहा है नेचर, उससे ज़्यादा तो हम पेड़ों को काट देंगे, तो ये मतलब नेचर के खिलाफ ही है, तो रिन्यूएबल हो ही नहीं पाएगा चीज़ें। तो सबसे पहले आता है टिम्बर डेप्लेशन। इफ़ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, तो पेड़ जितने उग रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम पेड़ों को काट देंगे, जंगलों को काट देंगे। जैसे अगर एक पेड़ उग रहा है, या एक नहीं 100 पेड़ उगाए जा रहे हैं, तो 100 पेड़ उगने में 15 साल लग रहे हैं, लेकिन 15 सालों में हम पेड़ 1000 काट दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम मतलब सभी पेड़ों को ही ख़त्म कर देंगे, नेचर को हार्म पहुँचाते ही जा रहे हैं ऐसा करेंगे तो फॉरेस्ट विल इवेंचुअली बी डेप्लेटेड, मतलब फॉरेस्ट धीरे धीरे करके ऐसे तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है जितने फॉरेस्ट मतलब जितने जंगल में पेड़ उग रहे हैं उतने ही पेड़ों को हम काटें, उससे ज़्यादा ना काटें, तभी मतलब रीजनरेट होगा नेचर मतलब रिन्यूएबिलिटी नेचर में आएगी और रिसोर्स दोबारा हमारे पास आएंगे। हिमालयस ग्लेशियर में पढ़ेंगे कि फॉसल फ्यूल्स से या फिर फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल करने से लगातार हम कोयला और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज तो धीरे धीरे करके हम ख़त्म करते जा ही रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है वो सभी भी गर्मी पैदा कर रहा है, या फिर वो भी नेचर को हार्म कर रहा है। धीरे धीरे करके टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। आप सभी देखते होंगे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ऊपर जो ग्लेशियर्स है, जो पहाड़ों के ऊपर आप ग्लेशियर्स देखते होंगे, वो सभी भी धीरे धीरे करके पिघलते जा रहे हैं। तो ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से ये वाटर लेवल भी आप देखते होंगे कि बढ़ता जा रहा है लगातार। यहाँ पर वाटर लेवल लगातार बढ़ता जाएगा, ये नदियों से पानी समुद्र में जाएगा और समुद्र का पानी का स्तर बढ़ा, समुद्र में वाटर लेवल बढ़ा, तो जो समुद्र के आसपास जो भी कोस्टल एरिया में जो भी सिटीज़ बसी हुई है वो सभी डूब जाएगी। तो ये नेचर को नुकसान पहुँचाना मतलब कि हर तरीके से अपने ह्यूमन को नुकसान पहुँचाना, मतलब हमारे डेवलपमेंट को रोकना। अगर हम इनको नुकसान ना पहुँचाएंगे, रिन्यूएबिलिटी पर ध्यान देंगे, तो फिर नेचर भी ऐसे हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स को इतना तेज़ी से पिघलने ना देना कि वो दोबारा बन ना सके। जितना मतलब नेचर उसको रीजनरेट करता है उससे पहले हम उसका नुकसान ना करें। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, तभी रिन्यूएबिलिटी पॉसिबल है।
ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों पर मानवीय प्रभाव, मानव के किन कार्यों का प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब फैक्ट्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा बनना, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। उसके बाद आते हैं डिफोरेस्टेशन, पेड़ों का मतलब सीमा से अधिक कटाव, मतलब बहुत ज़्यादा दोहन करना प्राकृतिक संसाधनों का, पेड़ों का अत्यधिक कटाव। उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज, धीरे धीरे जैसे आप देखते होंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पीछे मैंने अभी पिछले पेज पे पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ग्लेशियर्स लगातार पिघलते जा रहे हैं, तो फिर ये भी क्लाइमेट चेंज का ही एक पार्ट है जो कि साइकिल को ख़राब करता है, कि जो साइकिल जो क्लाइमेट खुद ब खुद चेंज होता है या फिर नेचर खुद ब खुद रीजनरेट होता है, रिस्टोर होता है, तो उसको चेंज करता है, तो उस साइकिल को ये ब्रेक कर रहा है। अब आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो इन चीज़ों में भी देखेंगे इसमें क्या क्या बताया गया। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय। नवीकरणीय होता है जिनको दोबारा बनाया जा सकता है या फिर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, अनवीकरणीय जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो नाम से ही आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, जो कि ये सभी चीज़ें मिलियंस ऑफ द ईयर्स लेते हैं बनने में, इनको लाखों करोड़ों टाइम मतलब वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। मैंने आपको पीछे भी बताया था ये सारी चीज़ें। दे आर बीइंग कंज्यूम्ड रैपिडली एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन ए ह्यूमन लाइफ टाइम। मानव के जीवन में या फिर मानव अपने सामने इनको दोबारा बनता हुआ नहीं देख सकता। एक बार अगर मानव ने इसका इस्तेमाल कर लिया तो उसी चीज़ को बनने में, दोबारा बनने में करोड़ों साल लगेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि उनका यूज़ हमें सोच समझकर करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं फोसल फ्यूल पर। फोसल फ्यूल जैसे कि कोल और पेट्रोलियम फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर, जिसको मतलब दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं। मिनरल्स और मेटल्स, इन सभी चीज़ों को भी बनने में टाइम लगता है काफ़ी सारा। तो ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और इंडियन कोल रिजर्व की बात करें तो इंडिया के पास इतना कोल रिजर्व बचा हुआ है कि वो आने वाले 50 सालों तक ही इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, या फिर जनता की जो डिमांड है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी डिमांड है उसको 50 सालों तक ही पूरा कर सकता है। तो इतना ही कोल बचा हुआ है। मिनरल्स भी जो है वो लिमिटेड है, बार बार बना ही नहीं जा सकता है, रिन्यू हो ही नहीं सकता। तो मतलब रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारे लिए आवश्यक है कि उनका सोच समझकर इस्तेमाल करें। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण, मतलब संसाधनों को बचाए रखने के लिए या फिर उनको संरक्षित किया जाए तो हम इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। रिड्यूस वेस्ट, मतलब वेस्ट हमें बहुत ज़्यादा कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को हटाना है। ऐसा करना है जितनी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ करना। तो वेस्ट हम कम करेंगे, रिसाइकल करेंगे। जो भी चीज़ें मतलब एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा रीयूज़ हो सकती है तो उनका रिसाइकल करेंगे, उनको दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाएंगे। और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, ऐसे अल्टरनेटिव्स लेकर आएंगे जैसे सोलर पैनल, विंड मिल और मतलब हाइड्रो पावर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करना, जिनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे भी आ जाते हैं। कंजर्वेशन मीन्स केयरफुल यूज़ ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें उनको बचाए रखना है। ऐसा नहीं करना है कि जो भी इन रिसोर्सेज का हम खुद ब खुद यूज़ कर ले, फ्यूचर जनरेशन उनका लाभ उठा ही ना सके। जैसे फ्यूचर जनरेशन जैसे कोल, पेट्रोलियम, इन चीज़ों का लाभ उठा ही ना सके, ना देख सके इनको कि ये इनका यूज़ कैसे करते हैं, या फिर उनको बुकों में ना पढ़े, बुक्स में पढ़ने की बजाय उनका यूज़ भी कर सके। तो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को बचाए रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आ जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है सतत विकास। सतत विकास मतलब लगातार विकास होना। यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे विच दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, मतलब फ्यूचर जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर सके और उनकी नीड्स का भी ध्यान में रखें हम, और अपने मतलब खुद तो इनका यूज़ करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को बचाए रखें। मेन इसका कहना ये है। यूज़ वाइजली, मिनिमाइज वेस्ट एंड ओवर कंजप्शन टुडे, मतलब ध्यान से इसका यूज़ करना, मतलब मिनिमाइज वेस्ट करना, वेस्ट को बिल्कुल ही कम कर देना। रिस्टोर नेचर, मतलब रिस्टोर करने देना नेचर को खुद ब खुद। मैंने पीछे आपको बताया कि उतना ही उनका यूज़ करे ताकि नेचर उसको खुद ब खुद रिस्टोर कर सके।
रीजनरेट कर सके। रिस्टोर मतलब रिस्टोर तो हम करेंगे, रिस्टोर में हम हेल्प कर सके उनकी, हम सपोर्ट करें रिस्टोर करने में, और रीजनरेट करने में नेचर खुद ब खुद रीजनरेट करे उसको हम सपोर्ट करें। प्लान अहेड, प्रोटेक्ट रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब यही हमारा प्लान होगा, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्कीम्स भी लेकर आती रहती है। द पाथ फॉरवर्ड, आगे का रास्ता। यू जुडिशियसली मतलब उसका ध्यान से यूज़ करें। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल रिस्पॉन्सिबल वाइल सस्टेनेबल ऑप्शन स्केल अप, मतलब सस्टेनेबल ऑप्शंस को बढ़ावा देना, उनका कोल और पेट्रोलियम इन चीज़ों का यूज़ कम करना, मतलब उनका यूज़ कम करके इनको यूज़ को बढ़ाना। रिस्टोर नेचर साइकिल, मतलब नेचर के उस साइकिल को रिस्टोर करना। आइडेंटिफाई एंड रिवर्स ह्यूमन एक्शन, मतलब ह्यूमंस के उन एक्शंस को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले ये चीज़ें देखना कि हम ह्यूमंस गलती कर क्या रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में अवेयर होना। और प्रिवेंट नेचर फ्रॉम रिस्टोर एंड रीजनरेट, मतलब नेचर को इस योग्य बनाना या फिर नेचर में रिस्टोरेशन पर हमें ध्यान देना है, और नेचर खुद ब खुद रीजनरेट कर सके अपने आप को, मतलब अपने आप को खुद ब खुद अच्छा कर सके, चीज़ों को दोबारा बना के रिक्रिएट कर सके नेचुरल रिसोर्सेज को, तो उस पर हमें ध्यान देना है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांजिशन ऑफ रिन्यूएबल, मतलब रिन्यूएबल में ट्रांजिशन लेके आना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ हमें बढ़ना है नॉन रिन्यूएबल से हटकर, तो ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हमें लेकर आने हैं फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज डेली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी बहुत ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। हमारा काम है कि उनको कम कर कर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ना, तो हमें यही चीज़ें फॉलो करनी है। तो थैंक यू सो मच आपका पूरी क्लास में मेरा साथ देने के लिए, और आगे वाली वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। टेक केयर।